अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट कर लिया था। आज है हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5। 4.5 में हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज का। आपको याद होगा हमने अर्थमेटिक सीरीज भी पढ़ी थी। सीरीज क्या होता है? द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। तो अर्थमेटिक सीरीज में हमने देखा था ना कि हम अर्थमेटिक सीक्वेंस की कुछ टर्म्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज आती है। सेम इसी तरह ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है कि जब हम कुछ ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन होता है या सीक्वेंस होता है उनकी टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज आती है। ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास दो तरह की होती है। जैसे अर्थमेटिक में हमने सिर्फ एक ही केस देखा था, लेकिन ज्योमेट्रिक में हमारे पास एक केस होता है फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का और दूसरा केस होता है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का। यानी कि फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में हमें पता होगा कि हमने कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, लेकिन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में हमें नहीं पता होता, वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। फाइनाइट में हमारे पास दो तरह के केस आते हैं। पहला केस होता है जब जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर है वो ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर है वो लेस देन 1 होगा। दो केस। और इनफाइनाइट में एक ही केस आता है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम हम फाइंड ही तब करते हैं जब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर लेस देन 1 हो। और आर क्या है ये आपको पता है, ज्योमेट्रिक का रेशियो है। अच्छा, फाइनाइट के केस में अगर r ग्रेटर देन 1 होगा तो हम एस एन का फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो होगा a1 r रेज टू द पावर n माइनस वन ओवर r माइनस वन। सिमिलरली अगर ज्योमेट्रिक में फाइनाइट में r का जो एब्सोल्यूट है वो लेस देन 1 होगा तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे a1 1 माइनस r रेज टू द पावर n ओवर 1 माइनस r। और इनफाइनाइट के केस में, इनफाइनाइट का केस और आर लेस देन 1 का केस बराबर है, लेकिन फर्क यह है कि यहाँ पे आर की जो पावर है वो 1n है। अच्छा, आर अगर लेस देन 1 होगा तो आर की जो पावर n है, या फिर जब ये अप्रोच करेगी जीरो को, जब भी n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, यानी कि n जितना बड़ा होगा आर की पावर n उतनी छोटी हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस केस में हम जो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा a1 ओवर 1 माइनस आर। तो आपकी जो पूरी एक्सरसाइज है 4.5 वो इन तीन फार्मूलाज के गिर्द घूमती है। ज्योमेट्रिक सीरीज के तीन फार्मूले, दो फाइनाइट के केस के लिए और एक इनफाइनाइट के केस के लिए। इनफाइनाइट के केस हम फाइंड ही या सॉल्व ही तब कर सकते हैं जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर जो है वो लेस देन 1 होगा, अदरवाइज हम उसका जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कहता है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले जो हेडिंग है वो कहता है फाइंड सम ऑफ ई ज्योमेट्रिक सीरीज। आपको जो ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है आपने उसका सम फाइंड करना है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये बड़ा ही कैजुअल, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें 16 जो है वो 11 टर्म्स खुद में ऐड हो रहा है। तो आपको पता है कि अगर 16 टू मरतबा ऐड होगा तो हम इसको लिखते हैं 2 टाइम्स 16। सेम इसी तरह अगर 16 तीन मरतबा ऐड हो जाता है तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 16। लेकिन यहाँ पे जो 16 है वो कितनी मरतबा ऐड हो रहा है, वो 11 मरतबा ऐड हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, पहले इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास s, और इसको फिर हम लिखेंगे 11 इंटू 16। तो 11 इंटू 16 में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 176। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 प्लस 15 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स कह दिया तो इसका मतलब पहली बात तो कंफर्म हो गई कि ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब फाइनाइट में भी दो केस आते हैं, एक आर ग्रेटर देन 1 और एक आर लेस देन 1। तो ये कौन सा है, तो पहले हम आर फाइंड करते हैं। आर क्या होता है, आर होता है हमारे पास सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 75। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/5। अब 1/5 क्लियरली क्या है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एस एन का फॉर्मूला यूज होगा वो लेस देन 1 वाला होगा, a1 इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर। अब यहाँ पे वो समान वैल्यूज पुट करते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं। तो एस एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं, 10। a1 का मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि 75, 1 माइनस आर रेज टू पावर n यानी कि 1 ओवर 5 रेज टू द पावर 10 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर 5। आर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इस तमाम वैल्यू को हम डायरेक्टली पुट कर लेते हैं कैलकुलेटर में। तो ये तमाम जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 93.75। तो ये है हमारे पास सम ऑफ 10 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 3 में a1 दिया हुआ है 5, r दिया हुआ है 3। यहाँ पे जो r है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा
r इज इक्वल टू 3 डैट इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो एस एन किसके इक्वल होता है, तो एस एन इक्वल होता है हमारे पास a1 इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस वन ओवर r माइनस वन। वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास S12 इज इक्वल टू a1 का मतलब 5 इंटू r मतलब 3, 3 रेज टू द पावर 12 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1। इस तमाम वैल्यू को भी लिखते हैं दोबारा कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 1328600। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन A1 दिया हुआ है, R दिया हुआ है और N दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि R जो है वो 0.75 है यानी कि लेस देन 1 है। तो फार्मूला लिखते हैं एस एन का जो कि इक्वल हो जाएगा A1 इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। S9 इज इक्वल टू 256 into 1 minus 0.75 raised to the power 9 over 1 minus 0.75। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 947.113। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे हम इससे पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। r इज इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो एस एन वाला फॉर्मूला होगा a1 r रेज टू द पावर n माइनस वन ओवर r माइनस वन। वैल्यूज पुट करते हैं। S14 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 रेज टू द पावर 14 माइनस वन ओवर 2 माइनस वन। पूरी वैल्यू को डायरेक्टली लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो आंसर आ रहा है 114 एंड 681। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको n नहीं दिया हुआ बल्कि आपको लास्ट टर्म दी हुई है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो लास्ट टर्म का सब्स्टिट्यूट है ना ये n ही होता है। लेकिन उसके अलावा एक और फार्मूला भी है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहले तो आपको फार्मूला देखें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो वो इसके इक्वल होता है असल में एस एन इज इक्वल टू a1 इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस वन ओवर r माइनस वन। तो अगर मैं a1 के साथ ब्रैकेट ओपन करूं तो ये टर्म अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा a1 r की पावर n माइनस a1 ओवर r माइनस वन। अच्छा, अब ये जो r की पावर है n, इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ। मैं लिखूंगा a1 इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू आर माइनस a1। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिसेस में हमने पढ़ा था कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो बेसिस भी अलग अलग हो जाती हैं। अच्छा, ये सब करने के बाद देखें कि ये जो है a1 r के पावर n माइनस वन ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है हमारे पास a n के इंटू आर माइनस a1 ओवर r माइनस वन। ये हमारे पास एक और फार्मूला यूज हो गया जब हमें n की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हम इस केस में ये वाला फार्मूला इजीली यूज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एस एन जो है वो किसके इक्वल है, तो वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास ए एन इंटू आर माइनस ए वन ओवर आर माइनस वन। अब सबकी वैल्यूज मुझे पता है। एन क्या है, तो एन वही नंबर है जो ए के साथ है यानी कि सबस्क्रिप्ट में 5। तो यह आ जाएगा एस फाइव इज इक्वल टू ए एन यानी कि ए फाइव जो कि इक्वल दिया हुआ है 972 इंटू आर यानी कि 3 माइनस ए वन यानी कि 12 एंड होल डिवाइडेड बाय आर माइनस वन यानी कि 3 माइनस वन। इस पूरी वैल्यू को लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1452। तो उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। इसमें जस्ट फार्मूला चेंज है, बाकी सब अगर आप चाहें तो पहले वाले फार्मूले भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ये वाला फार्मूला भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, आंसर इसका सेम आएगा। हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है 7, इसमें n नेगेटिव दिया हुआ है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने r नेगेटिव दिया हुआ, सॉरी r की एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। r की एब्सोल्यूट वैल्यू में इन नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये लेस देन 1 है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ कि हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू वन माइनस आर एन ओवर वन माइनस आर। सबकी जगह वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास S10 इज इक्वल टू ए वन का मतलब 16 1 माइनस आर यानी कि माइनस वन ओवर टू की पावर 10 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस वन ओवर टू। इस पूरी टर्म को डायरेक्टली लिखते हैं कैलकुलेटर में और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो इस टर्म में आपके पास आंसर आ रहा है 10.66 और यही चीज हमने फाइंड करनी थी।
अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल सिमिलर उसी पैटर्न पे आप खुद कर लेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें हमें डाटा दिया हुआ है थर्ड टर्म और सिक्स टर्म। हमें आर भी नहीं दिया हुआ, हमें A1 भी नहीं दिया हुआ। तो जब ये दोनों चीज़ें ना दी हों तो हम ये दोनों चीज़ें खुद फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? देखें, मैं लिखता हूँ A6 डिवाइडेड बाई A3। A6 को डिवाइड कर देता हूँ A3 से। तो A6 क्या है? 3/32। इसको हम डिवाइड करेंगे A3 से, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 4। अब आपको A6 का फार्मूला पता है। A6 इक्वल होता है A1 R रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई A3 इक्वल होता है A1 R रेज टू द पावर 2। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 3/32 डिवीजन को जब चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 3 से कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। और यहाँ पे देखें तो A1 से कैंसिल, आर स्क्वायर आर की पावर 5 को चेंज कर देगा 3 में। तो जो रह गया वो मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास रह जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 1/8। और 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का क्यूब। यानी कि यहाँ से ये पता चल गया कि r किसके इक्वल आ गया? 1/2 के, जो कि लेस देन 1 है। अच्छा, R1 तो R तो आ गया, चाहिए क्या? A1 भी चाहिए। तो मैं A3 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। A3 किसके इक्वल है? देखें 3/4। A3 में फॉर्मूला क्या होता है? A1 R का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। A1 एज इट इज आ गया। R अभी हमने फाइंड किया है, 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/4। यानी कि ये आ जाएगा A1/4 इज इक्वल टू 3/4। तो 4 4 से हुआ कैंसिल, तो रह गया मेरे पास A1 इज इक्वल टू 3। तो अब ये जो A1 का आंसर आया और R का भी आ गया। तो अब हम देखते हैं कि फार्मूला कौन सा यूज करें। तो क्योंकि R लेस देन 1 है तो फार्मूला होगा A1 इंटू 1 माइनस R की पावर n ओवर 1 माइनस R। सब वैल्यूज गिवन हैं तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। S6 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 6 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। और इन तमाम वैल्यूज को लिखते हैं कैलकुलेटर में। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.906। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें कहता है 11 12 एंड 13 में आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है A1 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। और आपको SN भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है और N भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो R, उसका जो एब्सोल्यूट है, R का जो एब्सोल्यूट है वो 3 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे फिर हम SN का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो मैं लिख लेता हूँ कि SN इक्वल हो जाएगा हमारे पास A1 इंटू R रेज टू द पावर N माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय R-1। और ये सारा किसके इक्वल है? ये उन्होंने इक्वल दिया हुआ है 244 के। अब A1 नहीं पता तो A1 की जगह A1 एज इट इज, R की पावर n, R है हमारे पास -3 और पावर n यानी कि 5, -1 एज इट इज एंड होल डिवाइडेड बाय R-1 यानी कि -3 -1 एंड दिस ऑल इक्वल टू 244। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि A1 आ जाएगा हमारे पास एज इट इज -3 की पावर 5। आपको पता है क्या होता है, कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 243, यानी कि ये आंसर आ जाएगा -243 -1 डिवाइडेड बाय -3 -1 -4 एंड दिस ऑल इक्वल टू 244। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा A1 एज इट इज -244 डिवाइडेड बाय -4 एंड इज इक्वल टू 244। अब 244 और 244 एक दूसरे से हो गए कैंसिल, माइनस माइनस से हो गया कैंसिल, रह जाएगा मेरे पास A1/4 इज इक्वल टू 1। और 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो यह आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। अगेन R2 दिया हुआ है यानी कि ग्रेटर देन 1। तो SN का जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा वो क्या होगा? A1 इंटू आर रेज टू द पावर n-1 ओवर R-1। और ये सारा किसके इक्वल है? 32 के, जो कि उस टाइम क्वेश्चन में बताया हुआ है। जो जो वैल्यूज पता है वो पुट कर देते। A1 नहीं पता, R2 है और पावर n6 -1 होल डिवाइडेड बाय 2 -1 एंड इज इक्वल टू 32। ये भी एज इट इज आ गया। ये आ जाएगा हमारे पास A1 2 रेज टू द पावर 6 यानी कि 64 -1 ओवर 2 -1 यानी कि 1 इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। A1 एज इट इज 64 -1 63 एंड इज इक्वल टू 32। 63 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाते हैं तो A1 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 32 डिवाइडेड बाई 63। और यही चीज हमने फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एन नहीं दिया हुआ, तो जब एन नहीं दिया हुआ तो आपको याद होगा हमने एक और फार्मूला ड्राइव किया था थोड़ी देर पहले, वो किसके इक्वल था? वो इक्वल था हमारे पास ए एन इंटू आर माइनस ए वन होल डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ये एस एन का फार्मूला था। और एस एन किसके इक्वल दिया हुआ है? 484, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 484। ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें ये नहीं पता होता कि एन क्या है, तो जब एन नहीं पता तो ये वाला फार्मूला यूज कर दिया। अब इसमें जो जो वैल्यूज हमें पता है वो पुट कर देते हैं। ए एन पता है कितना दिया हुआ है? 324, और आर वो भी हमें गिवन दिया हुआ है 3, माइनस ए वन नहीं पता एज इट इज, होल डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, यानी कि 3 माइनस वन इज इक्वल टू 484 आ गया हमारे पास एज इट इज। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 324 इंटू थ्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास 972, 972 माइनस ए वन होल डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 484। टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए। तो 972 माइनस ए वन इज इक्वल टू 2 इंटू 484, यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 968। अब 968 को हम ले आते हैं इस साइड पे और A1 को ले जाते हैं दूसरी साइड पे, तो क्या बनेगा? 972 माइनस 968, और दूसरी तरफ रह जाएगा A1, और यहाँ से फिर A1 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है फाइंड फ्रैक्शनल नोटेशन फॉर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। आपको एक ट्रंकेटेड सीरीज दी हुई है, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग सीरीज दी हुई है, आपने उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये बिल्कुल क्वेश्चन वैसे सिमिलर है जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 और 9 क्लास 9 में किए थे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब ये कैसे करें? यूजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। अब उसने ये हमें बाउंड कर दिया कि आपने यूज करनी है ज्योमेट्रिक सीरीज। तो उसके लिए देखें, आपको पता है कि अगर मेरे पास एक नंबर हो 0.123, तो इसको मैं देखें यूं लिख सकता हूँ 0.1 प्लस, अब क्योंकि मैंने 1 लिख लिया तो इसकी जगह नेक्स्ट में लिखूंगा 0 और नेक्स्ट नंबर लिखूंगा यानी कि 2, और उसके बाद क्योंकि मैंने 1 भी लिख लिया 2 भी लिख लिया, तो इन दोनों की जगह मैं पुट करूंगा 0 और लास्ट नंबर लिखूंगा यानी कि 3। अब यहाँ पे हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ कि मैं ये जो मुझे गिवन दिया हुआ सीरीज, इसको नाम दे देता हूँ एस के इक्वल। तो मैं लिखूंगा एस इज इक्वल टू 0.4444 अप टू सो ऑन। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? देखें, मैं इसको लिखूंगा 0.4 प्लस, पहला नंबर लिख लिया तो इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में 0, 0.04 प्लस, अब दो नंबर लिख लिए तो इनकी दोनों की जगह नेक्स्ट स्टेप में 0, 0.004 प्लस अप टू सो ऑन। अब ये एक सीरीज बन जाएगी जो कि इनफाइनाइट होगी। इस इनफाइनाइट सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड इज एन इनफाइनाइट सीरीज। अब ये इनफाइनाइट सीरीज ज्योमेट्रिक है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जब इनकी कॉमन रेशो सेम होगी, यानी कि मैं क्या लिखूंगा 0.04 डिवाइडेड बाय 0.4, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.1। और अब मैं थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म करूंगा, यानी कि 0.004 डिवाइडेड बाय 0.04, तो भी मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.1। यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो लिखेंगे क्या? is an infinite geometric series, और इस infinite geometric series में दो चीजें मुझे फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म 0.4 और r क्या है यहाँ पे? r है 0.1 यानी कि कॉमन रेशो। तो क्या होता है फिर ज्योमेट्रिक सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला? वो इक्वल होता है a1 ओवर 1 माइनस आर। a1 का मतलब 0.4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर मतलब 0.1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4 डिवाइडेड बाय 0.9। मैं न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा 4/9। तो ये जो 4/9 है ये है फ्रैक्शनल नोटेशन किसकी? 0.4 की। इसके बाद है 9.999, तो इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले तो इसको नाम दे देंगे कि ये इक्वल है एस के, यानी कि 9.99 अप टू सो ऑन। ब्रेक करेंगे 9 प्लस 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 प्लस अप टू सो ऑन।
अच्छा, फर्स्ट 9 एज इट इज। अब ये जो बाकी उसके अलावा टर्म्स हैं ये सारी की सारी ज्योमेट्रिक सीरीज बना रही हैं। कितनी? इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला हमें पता है a1 ओवर 1 माइनस आर। वैल्यूज पुट कर देंगे 9 प्लस a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर हम कैसे फाइंड करते हैं? 0.09 डिवाइडेड बाय 0.9, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1, यानी कि 0.1। ये आ जाएगा 9 प्लस 0.9 डिवाइडेड बाई 0.9, तो 0.9 से हुआ कैंसिल, तो यूं एस का आंसर आ गया 9 प्लस 1 यानी कि इक्वल टू 10। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में भी हमें एक इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, तो इसको भी नाम दे देंगे एस 0.555 अप टू सो ऑन। कैसे लिखेंगे? 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 प्लस अप टू सो ऑन, which is an infinite geometric series with a1 is 0.5 and r is 0.1। तो यह आ जाएगा 0.1 ओवर 1 माइनस 0.1 यानी कि 0.5 ओवर 0.9। दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यूं ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 ओवर 9। पार्ट नंबर 4 सेम उसी तरह आप खुद कर लेंगे। पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। अब इससे पहले एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन अब दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 1 एंड 5। तो इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो इसको नाम दे देते हैं कि ये है एस 0.151515 एंड अप टू सो ऑन। तो क्योंकि दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो दो नंबर का पैटर्न बनाएंगे, यानी कि 0.15 प्लस दो नंबर मैंने लिख लिए, तो इन दोनों की जगह 0.0015। अब दो नंबर के बाद चार नंबर लिख लिए, तो इन दो चारों की जगह 0.000015 एंड अप टू सो ऑन। ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी इनफाइनाइट विद a1 0.15 एंड r कैसे फाइंड करेंगे? 0.0015 डिवाइडेड बाय 0.15, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे फिर? 0.15 ओवर 1 माइनस 0.01, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 0.15 ओवर 0.99। मैं न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ और डिनोमिनेटर को भी, तो यह आ जाएगा 15 ओवर 99। तो 3 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 एंड 11 इंटू 3, तो 3 से भी हुआ कैंसिल। आंसर आ गया मेरे पास 5 ओवर 11। और इसका लास्ट पार्ट जिसमें वो कहता है 0.121212 एंड अप टू सो ऑन, तो इसको भी सेम उसी तरह करेंगे। s इज इक्वल टू 0.121212 अप टू सो ऑन। इसको कैसे लिखेंगे? 0.12 प्लस 0.0012 प्लस 0.0012 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये भी एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो a1 यानी कि 0.12 ओवर 1 माइनस r यहाँ पे आ जाएगा 0.01, तो यूं ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.12 ओवर 0.99। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को ताकि जीरो खत्म हो जाए, तो 100 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी, तो यह आ जाएगा 12 ओवर 99। तो 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 99 को लिख सकते हैं 11 इंटू 3, तो 3 से भी हुआ कैंसिल, तो रह गया हमारे पास 4 ओवर 11। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कहता है टू टेस्ट इट्स इलास्टिसिटी अ रबर बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ 30 फीट hollow tube that is calibrated so that the scientist can measure the height of each subsequent bounce. The scientists found that on each bounce the ball rises to a height 2 by 5 of the height of the previous bounce. How far will the ball travel before it stops bouncing? अब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ज्योमेट्री है क्या। अक्सर स्टूडेंट्स ज्योमेट्री को समझने में गलती कर देते हैं। देखें, सपोज कि ये हमारे पास एक उस ट्यूब का बॉटम पॉइंट, ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो बॉल को ड्रॉप किया गया तो बॉल आएगी ज़मीन को टच करेगी, तो टोटल डिस्टेंस अभी तक उसने कितना तय किया? तो उसने अभी तक डिस्टेंस तय किया 30, क्योंकि 30 फीट हॉलो ट्यूब थी। फिर वो रीबाउंड करेगी, ऊपर जाएगी, फिर दोबारा यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना डिस्टेंस तय हुआ? तो उसने बताया कि 2/5 ऑफ द ओरिजिनल। तो 30 का अगर हम 2/5 देखें तो हमारे पास आता है 12, यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस तय किया? 12। अच्छा, ऊपर जाने में 12, फिर जब वो दोबारा नीचे आएगी तो फिर उसको कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा? 12, यानी कि उसने ये जो डिस्टेंस है 12, ये दो मरतबा तय किया। एक मरतबा बॉटम से टॉप पे जाने के लिए और फिर टॉप से दोबारा नीचे आने के लिए, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद जब वो दोबारा आएगी
जब वो दोबारा टॉप की तरफ जाएगी तो अब वो कितना डिस्टेंस तय करेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगेन वो तय करेगा 2/5। किसका 2/5? अब वो 12 का 2/5, यानी कि 12 का अगर हम 2/5 देखें तो 2/5 इंटू 12 हमारे पास होता है 4.8, यानी कि अब वो डिस्टेंस तय करेगा 4.8। तो 4.8 डिस्टेंस ऊपर जाने के लिए, फिर 4.8 डिस्टेंस नीचे आने के लिए, यानी कि उसने जो 4.8 फीट का जो डिस्टेंस है वो भी कितनी मरतबा तय किया, 2 मरतबा। फिर वो ऊपर जाएगा, फिर 2/5। किसका 2/5? 4.8 का, यानी कि अब वो डिस्टेंस तय करेगा 4.8 का 2/5, जो कि होता है आपके पास 1.92। यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 1.92। ये वो कितनी मरतबा तय करेगा? 2 मरतबा। एक मरतबा ऊपर जाने के लिए और एक मरतबा नीचे आने के लिए। तो उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब उसने टोटल कितना डिस्टेंस तय किया? तो हम कहते हैं लेट एस बी टोटल डिस्टेंस। ये वो टोटल डिस्टेंस है वो जो बॉल ट्रेवल करेगी, ट्रेवल्ड बाय बॉल। अच्छा, अब तो देखें एस किसके इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट में उसने कितना डिस्टेंस तय किया जब वो टॉप से बॉटम की तरफ आए? 30। फिर उसने कितना डिस्टेंस तय किया टॉप पे जाने के लिए? 12। फिर बॉटम पे आने के लिए 12। तो 12 2 मरतबा हो गया, यानी कि 2 × 12। फिर उसके बाद दोबारा बॉटम से टकराई, फिर ऊपर गई 4.8, फिर दोबारा नीचे आई 4.8, यानी कि उसने जो 4.8 का डिस्टेंस है वो भी 2 मरतबा तय किया। सेम इसी तरह उसने 1.92 का डिस्टेंस भी कितनी मरतबा तय किया? 2 मरतबा तय किया। तो अब हमने ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप इस पर गौर करें तो 30 के अलावा बाकी सब टर्म्स में देखें तो 2 कॉमन आ रहा है। तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा 12 प्लस 4.8 प्लस 1.92 एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है? ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। और इस ज्योमेट्रिक सीरीज में लिख लेते हैं कि ये है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज। इस ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 12 है, और आर क्या है? आर है 4.8 डिवाइडेड बाई 12। तो अगर आप देखें कि 4.8 डिवाइडेड बाई 12 क्या होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4। यानी कि इस ज्योमेट्रिक सीरीज की जो रेशो है वो है 0.4। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 30 प्लस 2 इंटू A1/1 - R। वैल्यूज पुट कर दी, और अब इनमें वो तमाम वैल्यूज पुट करते हैं जो कि हमें पता है। 30 एज इट इज प्लस 2 एज इट इज। A1 का मतलब 12/1 - R, यानी कि 0.4। और इस तमाम वैल्यू को इकट्ठा लिखते हैं कैलकुलेटर में ताकि एक ही फाइनल आंसर आ जाए। तो इस सब का आंसर आ रहा है हमारे पास 70। अच्छा, उसने ये कहा कि ये जब तक रेस्ट पे नहीं आ जाती, तो रेस्ट पे ना आने का मतलब ही यही है कि ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्योंकि ये बॉल ट्रेवल करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, अब तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएगी। तो हमें नहीं पता कि वो कितने रिबाउंड्स के बाद रेस्ट पे आएगी। सो इसलिए ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें वो कहता है अ हॉट एयर बैलून rises 80 feet in the first minute of the flight. If in each succeeding minute the balloon rises only 90% as far as in the previous minute, what will be its maximum altitude if it is allowed to rise without limit? यानी कि कहता है कि एक एयर बैलून को हवा में हमने रिलीज किया, तो उसने जो डिस्टेंस तय किया वो 80 फीट इन द फर्स्ट मिनट है। तो फर्स्ट मिनट में वो 80 फीट डिस्टेंस तय करेगा। उससे नेक्स्ट मिनट में जो बैलून है वो राइज करता है 90%। तो नेक्स्ट में वो क्या होगा? 90% राइज करेगा। 90% का मतलब 90/100। किसका 90%? प्रीवियस का, यानी कि 80 का। तो अगर हम देखें कि 90% ऑफ 80 क्या आंसर आता है, तो हमारे पास आता है 72। तो नेक्स्ट में वो डिस्टेंस तय करेगा 72, और इसका आंसर हमने देखा ना 72। फिर नेक्स्ट में वो फिर 90% डिस्टेंस तय करेगा, यानी कि 90/100। अब किसका? 72 का। तो 72 का अगर हम देखें 90%, तो वो हमारे पास आता है 64.8। 64.8। और ये सीरीज चलती रहेगी इनफाइनाइट, यानी कि उसने बताया ना विदाउट लिमिट। इसको अगर हम छोड़ दें तो बताएं कि ये टोटल कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको हमने देखना है कि यह क्या है। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, और ये एक ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज है, जिसमें जो आर है वो किसके इक्वल है? तो 72 डिवाइडेड बाई 80, ये है हमारे पास आर। 72 डिवाइडेड बाई 80 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास आता है 0.9। तो क्या होता है फार्मूला? A1/1 - R, यानी कि
80/1 माइनस 0.9, तो इसको जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 800। सो वो बैलून जो है वो मैक्सिमम जो डिस्टेंस तय करेगा वो कितना होगा, 800 फीट। और यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज है 4.5 वो भी कंप्लीट हो गई।